चाइना वर्ल्ड की थर्ड लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ लैंड, वर्ल्ड की सेकेंड मोस्ट पॉपुलेटेड कंट्री है एंड सेकेंड लार्जेस्ट कंट्री है इन टर्म्स ऑफ जीडीपी। बावजूद इसके वो ताइवान जैसे एक छोटी सी आइलैंड कंट्री को अपना पार्ट क्यों बनाना चाहता है, और क्या सच में चाइना का कोई भी अधिकार भी है इस कंट्री पर? तो चलिए जानते हैं। सबसे पहले हमें इन दोनों कंट्री के इतिहास को जानना होगा। आज से कई हजारों साल पहले ताइवान पर सबसे पहले एस्टोनियस ट्राइबल्स लोग आए थे जो कि मेनलैंड चाइना से थे। वहीं 239 एडी में चाइना के एक महाराजा जिन्होंने अपने सेना को ताइवान पर भेजा उसे एक्सप्लोर करने के लिए, और 1924 से लेकर 1961 तक ताइवान एक डच कॉलोनी बना रहा। वहीं चाइना की क्वीन डायनेस्टी के दौरान 1683 से लेकर 1895 तक ताइवान ऑफिशियली चाइना का पार्ट बना रहा। इस समय चाइना से कई सारे लोग आकर ताइवान में बस गए। इन 1895 फर्स्ट साइनो जापानीज वार में चाइना बुरी तरीके से हार गया और ताइवान जापान के कब्जे में चला गया। वहीं 1945 में सेकेंड वर्ल्ड वॉर में जापान की बुरी तरीके से हार हुई और जापान ने ताइवान पर अपना अधिकार खो दिया और फिर से एक बार ताइवान चाइना का हिस्सा बन गया। फिर अचानक से 1947 में ताइवान में चाइनीज़ गवर्नमेंट के खिलाफ प्रोटेस्ट होने लग गए और चाइना ने ब्रूटल तरीके से इस इशू को दबाने की कोशिश करी और इसमें कई लाखों लोगों की जान भी चली गई और चाइना के अंदर ही सिविल वॉर होने लग गए थे और चाइना के अंदर ही तख्ता पलट करके चियान काई शेक को उनकी ओपोजिशन पार्टी हटा देती है और माओ जेडोंग चाइना पर रूल करने लग जाते हैं और चियान काई शेक और उनकी पार्टी के मेंबर्स मेनलैंड चाइना से भागकर एक बार ताइवान भाग जाते हैं और 1949 में चियान काई शेक ताइवान में जाकर अपनी KMT की सरकार बनाते हैं। और वहीं चाइना में जो माओ जेडोंग की कम्युनिस्ट सरकार थी, इनका कहना था कि ये असली चाइना है और वहीं ताइवान का कहना था कि वो असली चाइना है। 1976 में माओ जेडोंग की मौत हो जाती है और उसके बाद डेंग जिंगपिंग चाइना के अगले रूलर बनते हैं और वो चाइना में इकोनॉमिक रिफॉर्म्स लाते हैं और चाइना को एक ओपन कंट्री बना देते हैं इन टर्म्स ऑफ बिजनेस। जैसे जैसे समय बीतता गया चाइना की ग्रोथ भी बढ़ती गई और चाइना को दुनिया की सभी कंट्री रिकॉग्नाइज करने लग गई और वहीं धीरे धीरे ताइवान का अस्तित्व खोने लग गया था। दोस्तों ये थी दोनों कंट्रीज के इतिहास। अब सवाल ये आता है कि चाइना इतना ग्रोथ करने के बावजूद भी वो इस आइलैंड के पीछे क्यों पड़ा है? तो इसके पीछे एक नहीं बल्कि कई सारे रीजन है। उनमें से ही एक है जियोग्राफिकल लोकेशन। दोस्तों अगर चाइना ताइवान को अपना हिस्सा बना लेता है तो ऐसे में चाइना पूरी पैसिफिक ओशन में अपनी मिलिट्री एक्सटेंड कर सकता है और साथ ही साथ एशिया के मेजर शिपिंग रूट को भी कंट्रोल कर सकता है जो कि पैसिफिक ओशन से ही होकर गुजरती है और साथ ही साथ वो US आर्मी की प्रेजेंस को भी पैसिफिक ओशन में काफ़ी हद तक कंट्रोल कर सकता है। साथ ही साथ चाइना को इकोनॉमिकली भी एक शार्प बूस्ट मिलेगी। आज के समय ताइवान की रफली GDP है $761 बिलियन और 2030 तक इनका टारगेट है कि ये $1 ट्रिलियन को क्रॉस कर देंगे। साथ ही साथ चाइना अपने लोगों में देशभक्ति जगाए रखने और अपनी गवर्नमेंट को स्मूथली रन करने के लिए ताइवान को अपना हिस्सा बनाकर अपने लोगों को एक मैसेज सेंड करना चाहता है। आपको क्या लगता है चाइना अपने मंसूबे पर कामयाब हो पाएगा? आप अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।